भारत ही नहीं, पूरे विश्व के बेहद महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की एक बड़ी कंप्लीशन, सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार होती हुई पूरे दुनिया में देश का मान बढ़ाते हुए इसरो के वैज्ञानिक और एक बहुत बड़ी सफलता जो सदियों तक याद की जाएगी। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरी देश और दुनिया में खुशियों का माहौल, और आज शुरुआत करने के लिए भी संकेत पूरी दुनिया भर से बहुत ही जबरदस्त। तो अच्छी खबरों का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। स्पेस ही नहीं, हम मार्केट और चेस में भी देख रहे हैं बहुत बेहतरीन क्यूज हमारे मार्केट्स के लिए और भारत के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आइए फटाफट अनिल जी से ही जानते हैं बाजार में हम कहां परचम लहराने वाले हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो महत्वपूर्ण, बड़ा और महत्वपूर्ण टीका नेहा वही है, चांद चांद चांद। ऐसा लगता है कि मतलब सब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं हमने चांद को मुट्ठी में किया है, खड़े हो गए। कुछ कि मतलब धरती ने चंदा मामा को राखी भेजी है। मतलब जो इमोशंस निकले वो गजब के हैं। और ये इमोशंस न सिर्फ मतलब हिंदुस्तान में, दुनिया में है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसरो की और भारत की जीत है, बल्कि अंतरिक्ष में जो विज्ञान की तरफ से जो खुद के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि आपको पता ही है 4 दिन पहले ही रशिया ने ये कोशिश की थी कि किस तरह से वो हमसे पहले पहुँचे, बाद में लॉन्च करके, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ये बड़ा फ़र्क है, सोच में जो फ़र्क होता है। कहाँ एक और भारत का 2019 में जो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उससे जल्दी से सीख लेकर, सबक लेकर, उनको सुधार कर किस तरह से हम 4 साल में, 4 से भी कम साल में, 3.5 साल में हम सफल होते हुए दिखे। और दूसरी तरफ रूस हड़बड़ी जल्दबाजी में अपने मिशन को फेल करता हुआ दिखा। इनफैक्ट मिशन तो छोड़िए, प्लेन क्रैश होते हुए दिख रहे हैं, जिन पर भी बड़े सवाल उठते हैं। तो ये सोच और लीडरशिप का बड़ा फर्क होता है जो हमारे डीएनए में है। सो आई थिंक ये बड़ी चीज़ है जो भारत ने अचीव की। और मेरे ख्याल से अब तक की टेलीविज़न इतिहास की सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप कल रही होगी। डेफिनेटली, मतलब जिस तरह से लोग पूरी दुनिया में बैठे थे। और दक्षिणी ध्रुव पहुंचना आसान काम नहीं है, और ये काम पहली बार किया। और सबसे बड़ी बात यह कि करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए आप ऐसी फिल्में बनाने पर खर्च कर देते हैं। चलती भी नहीं। हाँ, और चलती तो 4 दिन चले, वो कहते हैं ना कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, वैसा वाला हाल है। तो वैसा हाल है। लेकिन आप देखिए जो पैसा मुश्किल से 600-700 करोड़ रुपए में हमारा ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ है। मतलब दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रोग्राम में ये बड़ी चर्चा का विषय है कि कोई इतने कम पैसे में कैसे कर सकता है। चैलेंजिंग टेरेन में, क्योंकि सर मैं पढ़ रही थी अभी तक जितनी भी लैंडिंग्स हुई हैं वो मून के इक्वेटर के पास हुई हैं, चाहे अमेरिका ने, सोवियत यूनियन ने, कि सेफ है, आपको सूर्य की किरणें मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पर टेरेन है, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, खाइयां हैं, टेम्परेचर डिग्री -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में, डिफिकल्ट माहौल में प्लान करके बताया था कि पिछले चंद्रयान 2 में शायद 2 साइड में सोलर पैनल, चारों साइड लगाए कि मान लीजिए लुढ़क जाता है, गिर जाता है, तो भी 2 साइड्स में यहाँ पर सोलर एनर्जी। यही कमाल है। और मैं जो पढ़ रहा था कि इस बार की पूरी फोकस जो की है इसरो ने, वो इस बात को लेकर की थी कि क्या क्या गलत हो सकता है वो हमें रोकना है। एग्जैक्टली। मैं बोले पिछले बार और इस बार के मिशन था, पिछले बार हमारा मिशन इस पर फोकस था क्या सही हो सकता है, सही होने पर हमें क्या क्या करना है। इस बार का मिशन हमारा इस बात पर फोकस था कि गलत क्या क्या हो सकता है और वो नहीं होना चाहिए। उस पर किस तरह से ये एक हम्बलनेस है, विनम्रता है कि हम गलतियों से किस तरह से सीखना चाहते हैं। तो मतलब जितनी प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाए, कम है। और वो देखते तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो, कहते हैं ना तरंगे आपके। हाँ, एकदम। जो तिरंगे उठती हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आंख से आंसू आ जाए। ये वो वैसा पल था एक्चुअली जो मैंने महसूस किया, आप सबने भी किया होगा। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सफलता के लिए। और इसरो के चीफ सोमनाथ साहब को डांस करते हुए देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो जो फोन कॉल प्रधानमंत्री जी ने उनको किया था ब्रिक्स समिट से, ये कहते हुए कि आपके तो नाम में चंद्रमा है, सोम है, तो ये तो मतलब अपने आप में ही ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। ऋतिक रोशन से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि सोमनाथ साहब के साथ डांस करने का मौका मिले। चलिए, असली हीरो। बिल्कुल, ये तो चंद्रयान 3 की बात हो गई और पूरा देश यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और अपने साइंटिस्ट को और इंजीनियरों को बधाई दे रहा है। लेकिन सर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और
ट्रिगर्स आज के जो है, ट्रिगर्स सर और कौन से? बिल्कुल ट्रिगर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं आज। मतलब सुबह की शुरुआत करने के लिए मूड, माहौल, ट्रिगर्स, इससे बेहतर आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। डाउ अच्छी खासी लगभग 200 अंकों की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखाया। नेस्डेक भी लगभग उतना ही 200 अंक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स में तेज गिरावट आती दिखी है और उसका असर आप दुनिया भर में पड़ते हुए दिख रहे हैं। सोना, चांदी, कच्चा तेल सब कुछ मजबूत कमज़ोर होते हुए दिखे। सोना चांदी मजबूत होते दिखे और कच्चा तेल कमज़ोर होता दिखा, जो हमारे लिए अच्छे संकेत है। और एक और संकेत, चांद के साथ साथ अब सूर्य और शुक्र दोनों पर नए मिशन की तैयारी भारत की तरफ से होती हुई दिख रही है। तो ये सारे ट्रिगर्स। चलिए, तो ये तो हमने ट्रिगर्स जान लिए, लेकिन सर यूएस मार्केट सर जो धमाकेदार रिकवरी दिखाई, हम थोड़ा सा कॉशियस नोट पर उसको छोड़कर गए थे, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखी। तो पहले तो सर यही समझना होगा कि क्यों आई है ये रिकवरी, फिर मैं आगे आपसे और सवाल पूछूंगी सर। देखिए, अमेरिका की रिकवरी में सिंपल वही कारण है, एक खबर वाला, दूसरा फंडामेंटल वाला। खबर वाला कारण क्या है? खबर वाला कारण ये है कि दो बड़ी चीज़ें हो रही है। एक का जिसको दोनों थोड़ा अंदाजा अमेरिकी बाजारों को पहले हरकत से था। पहला कि जैक्सन हॉल की मीटिंग होने जा रही है। जैक्सन हॉल की मीटिंग आज रात को होनी है, मतलब अमेरिका में आज होनी है, हमारे लिए आज रात को। तो उससे थोड़ा सा अमेरिकी बात होकर सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो एक हल्का सा पॉजिटिव फीलिंग वहाँ से आती हुई दिखी। दूसरा के नतीजे, उम्मीद पहले से ही है कि इसके नतीजे मजबूत रहने हैं और वो आफ्टर स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ा, तो उसने भी थोड़ा सा नेस्डेक में सपोर्ट देने का काम किया। दोनों का पता था, जैक्सन हॉल की मीटिंग तो काफ़ी पहले से डिसाइड हो जाती है और एनवीडिया के नतीजे आने वाले ये भी पहले से पता है, अच्छे आने वाले ये भी पता है। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय बाद नेहा ऐसा हुआ कि अमेरिकी बाजारों ने अच्छी खबरों पर रेस्पॉन्स दिया है। अगर अच्छी खबरों पर रेस्पॉन्स दिया तो उसके पीछे खबरों के अलावा फंडामेंटल कारण है, जो दो कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार उछले। एक, आपके बॉन्ड डील्स में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है। तो कम से कम कल अमेरिकी बाजारों ने ये संकेत लेने की कोशिश, 3.5 के आसपास जो बॉन्ड डील्स है वहाँ से 16-17 बेसिस पॉइंट बॉन्ड डील्स घटी है, 4.2 के आसपास आ गई है। इसका मतलब है कि अब हम जल्दी से 4.5 की तरफ या 4.35 के ऊपर फिर से नहीं जा रहे। ये पहला संकेत आता दिखा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स, यहाँ पर भी हल्की सी नरमी आती दिखी है। ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स भी फिसला है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ना रुका है, बढ़कर थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये दो कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से अमेरिकी बाजारों में फंडामेंटल रिकवरी के आप बात मान सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में कल खबरें भी ठीक थी और कुछ डेटा भी ठीक थे, और इसी की वजह से आपने कल देखा थोड़ी सी तेज़ी आपकी सोने चांदी में बनती हुई दिखी है, हल्की फुल्की तेजी या रिकवरी आपकी मेटल्स में आती हुई दिखी है, और थोड़ा बहुत कच्चे तेल में कमज़ोरी आई है। वो इस वजह से आई कि डिमांड कम होने की आशंका थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है। सो आई थिंक आपको जो कुछ चाहिए ग्लोबल मार्केट से वो आपको कल मिला है, चाहे वो मेटल्स की मजबूती हो, चाहे वो डॉलर की वीकनेस हो, चाहे वो आपके अमेरिका के बॉन्ड डील घटने के संकेत हो, या चाहे अच्छी खबरें हो। सो आई थिंक परफेक्ट ट्रेडिंग सेशन था। और आपने सर ये कैटेगोरिकली मेंशन भी किया था कि हमें डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी यील्ड्स में कूल ऑफ देखना होगा अगर सपोर्ट यूएस मार्केट्स को पर्टिकुलरली मिले। अच्छा सर, इसके मायने हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक ही चीज़ है इम्पोर्टेंट। एक, नो डाउट इंडेक्स देखकर हमें अच्छा लगता है, ओह वेरी नाइस, 200 बढ़ गया, गुड, तो थोड़ा सीना फूल जाता है कि चलो 200 बढ़ा तो मज़ा आ रहा है कि हम मतलब हमारे लिए कम से कम गिरने की जगह कम हो गई, हम तो उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और बढ़ना रुक जाए और अगर डॉलर इंडेक्स और बढ़ना रुक जाए, और दोनों में हल्की नरमी के संकेत पहला आया है। अब मैं एकदम से तो नहीं कह रहा देखो कि अब इसके बाद अब बढ़ेगा नहीं, या 4.35 के ऊपर जो आपका 16 साल बॉन्ड यील्ड है वो पार नहीं करेगा। लेकिन कहीं न कहीं कल संकेत पहला ऐसा आता दिखा कि हाँ भाई, हमने एक और रेट हाइक को डाइजेस्ट कर लिया, अब ठीक है ना। तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए। इंडियन मार्केट्स, डाउ नेस्डेक अपनी जगह ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये नहीं चाहिए कि डॉलर इंडेक्स बढ़े, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड बढ़े। तो कल जो हमें थोड़े संकेत मिले, क्वालिटेटिव संकेत मिले, सिर्फ मार्केट के नहीं, मार्केट तो अदरवाइज भी बढ़ सकता। समझो कल भाई नतीजे एनवीडिया के बहुत गजब के हैं, और वही अकेला एक है जो नेस्डेक को खींच ले, वही अकेला है जो थोड़ा मूड आपका डाउ का भी इनडायरेक्टली बना दे, ठीक है। लेकिन वो कम काम का है, ज़्यादा काम का क्या है? ज़्यादा काम का ये कि आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आना चाहिए, ज़्यादा काम का ये कि आपके बॉन्ड यील्ड नीचे आने चाहिए, जो होता दिखा है। तो थोड़े से हम संकेत क्वालिटी वाइज अमेरिका से बेहतर ले रहे हैं। अच्छा। अब ये टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें क्या है कि ये जब तक जैक्सन हॉल की मीटिंग होती है तब तक तो ठीक है मामला, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं अमेरिका क्या करता है। सो अभी भी मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, ओवरसोल्ड मार्केट, अच्छा करेक्शन देने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी के मोड में अमेरिकी बाजार आते दिख रहे हैं। रिकवरी कितनी होगी, कितनी टिकाऊ होगी, और क्या हमने बॉटम बना दिया अमेरिकी मार्केट में भी और जल्दी से वापस लोअर लेवल नहीं तोड़ेंगे, इसकी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें। एक दो सेशन तो बढ़ेगा, अभी एक दो तो और बढ़ेगा। अच्छा। तो ये हफ्ता तो आपका ठीक है, ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं। अगले हफ्ते हम देखते हैं कि मूड माहौल किस तरह से बनता है। तो आज गुरुवार और कल शुक्रवार है, ठीक है, तो 2 सेशन तो अमेरिका ठीक ठाक निकाल लेगा, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन ये 2 सेशन जो निकाल रहा है, ये सिर्फ इस चीज़ पे निकाल रहा है कि जैक्सन होल की मीटिंग की एक्सपेक्टेशन है 1 से 1.5% तक की तेजी अमेरिका में बननी चाहिए, जिसमें 0.5% की कल बन गई, ठीक है। नेस्डेक तो थोड़ा ज़्यादा बढ़े गई। सो 1% की जगह अमेरिका में और है भी अपसाइड की, आज और कल में 2 ट्रेडिंग सेशन में। 1% का मतलब 400 पॉइंट जितना हो गया आपका, करेक्ट। सो उतनी जगह तो है डाउ में। उसके बाद जगह है कि नहीं, या ये खाली एक रिबाउंड है, ये 1-2 दिन के बाद समझ में आ जाएगा। बट ओवरऑल व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर लेकर चलें, चिंता न करें। चलिए, ग्लोबल क्यू सॉर्टेड अभी के लिए, एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए दिख रहे हैं। लेकिन सर, इंडियन मार्केट्स का क्या? 19,400 के ऊपर हम मजबूती लेकर बंद हुए हैं, 44,500 के करीब निफ्टी बैंक बंद हुआ, प्रदर्शन वहां ज्यादा बेहतर दिखा है। हम क्या कह सकते हैं, इज इट राइट टू से कि हम बॉटम आउट हैं या उसके करीब हैं? मुश्किल सवाल पूछने लगी एक ही दिन में आप इसका। ओके, तो आपने पूछा है कि क्या हम बॉटम आउट कर चुके हैं। ओके, तो इसका जवाब ऐसा है कि देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपके करेक्शन की शुरुआत हुई, ठीक है, और रिकवरी की शुरुआत भी बैंक निफ्टी को ही देनी है, और वो पहला संकेत कल आया। बैंक निफ्टी के लिए कल सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि 44,200 के ऊपर निकलकर बंद है, वहाँ से ब्रेकआउट लेवल था जो कल उसने किया। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल 44,600 का है जो को दिखेगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल 45,000 के आसपास का है। 45,000 के ऊपर निकलकर आप टिकेंगे, बंद होंगे, तब तो आप नए लाइफ हाई की बात कर लीजिए आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, खत्म हो गया, सब नीचे के बॉटम हो गया। मैं ये कहूँगा कि कल बैंक निफ्टी ने पहला संकेत दिया कि बॉटम बन गया है, शॉर्ट टर्म वाला। ओके, निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया। अच्छा। सो अब बैंक निफ्टी के लिए 43,600 43,800 की रेंज बॉटम हो चुकी है। मैं आपको ये बोल रहा था 44,200 के ऊपर बंद होंगे तो मैं नीचे देखूंगा, पता चलेगा खड्डा कितना है ना। तो मुझे बैंक निफ्टी का खड्डा दिख रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। निफ्टी अगर कल 19,550 के ऊपर बंद होता तो फिर मैं ये बोल सकता था 19,250 19,325 की जो रेंज है वो निफ्टी में भी बॉटम बन चुका है। बट प्रीएम्प्ट करना हो, अगर आपके जवाब को मैं हिस्टोरिकल डेटा से देखूंगा तो आज का ट्रेडिंग सेशन और लगेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि 19,250 19,325 आपका बॉटम बन गया, वो आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। और अगर मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करूं पहले अनुमान लगा के, तो हाँ बन गया। ओके, तो हाँ बन गया, ठीक है। तो ये आपके लिए, तो कल के सेशन में सबसे बड़ा चीज़ ये हुई कि आपको कम से कम खड्डा कितना है, गिर कितना सकते हैं, रिस्क कितनी है, वो पता चल रहा है। ओके, और जब आपको ये पता हो कि रिस्क कितनी है तो फिर आप अपसाइड कितनी बन सकते हो और उसके लिए क्या ट्रेड कर सकते हो। देखिए कुछ 2-3 चीज़ें कल बहुत अच्छी हुई है जो समझने वाली बात है। ग्लोबल तो सपोर्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, ये सब हो गया। और कल हम बंद हुए तो 125 पॉइंट 135 पॉइंट ऊपर तो डाउ फ्यूचर थे ही, तो 180 बढ़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो हमें अंदाजा था, करेक्ट। लेकिन क्या 2-3 चीज़ें चाहिए बाजार में मूड बदलने के लिए। मैं तेजी की तो बात ही नहीं कर रहा, मंदी का मूड तो निकले पहले, ठीक है। तो तेजी का मूड बदलने के 2-3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए कि चलो दिग्गज नहीं चल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी अटका पड़ा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपको पैनिक है क्या, मेरा शेयर जो लिया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो बड़ा पॉजिटिव है कि आपका ब्रॉडर मार्केट निफ्टी के बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल भी लाइफ हाई बनाया है। हाँ। वो किधर खराब है। 1 महीने से 3 अगस्त का लो था निफ्टी का, वो 3 अगस्त का लो लगभग हमने इस हफ्ते वापस ट्रेस किया है 19,300 के नीचे, 19,250 के आसपास। तो लगभग ये पूरा महीना हमने ऐसे टाइम पास कर दिया, करेक्ट, लगभग पूरा महीना टाइम पास कर दिया। सो इस टाइम पास में कम से कम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो चल रहे हैं। तो पहली चीज आपके लिए ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और मेरा पैसा बन रहा है, तो टेंशन नहीं है। रिटेल के पास तो कौन सा है, किसके पास TCS है, किसके पास L&T है, किसके पास रिलायंस है, वो तो सबके पास तो छोटे छोटे वाले ही हैं, तो उनके तो पैसे ठीक ठाक बन रहे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि दूसरा डर सबसे बड़ा है, यार ये FIs बेचे जा रहे हैं, ये कब रुकेंगे। 20,000 ये लेके गए तो 19,000 भी यही लाएंगे। तो कल हमें पहला संकेत मिला था कि सेलिंग प्रेशर कम किया इस हफ्ते से, और आज जो नंबर है खरीदारी का आ गया। तो भले एक ही दिन का आया है लेकिन बेचना तो रुका।
हमारे पास बढ़ने की ताकत है, सप्लाई कम हो जाए बस। अगर सप्लाई कम भी हो जाए तब भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो कल के दूसरी चीज़ ये है कि डेटा अच्छे होते हैं दिखे। तीसरी चीज़ जो हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए था कि थोड़े डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में कमी आ जाए, थोड़ा अमेरिका घटना रुक जाए, तीनों हो गया। तो आपके हाथ में 3 इक्के हैं, आज खेलो। चलिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता है सामने भी 3 इक्के हैं, 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। सो गैप के बाद का जो मजा है वो आज देखने को मिलेगा। सो एक चीज़ क्लियर है, जो आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, नीचे की रिस्क साफ साफ दिख रही है कि इससे ज़्यादा इमीडिएटली अब नहीं होने वाली। ओके, चलिए, तो ये एक रिलीफ पॉइंट है। सर, एफआईआईस का जिक्र आपने किया, मैं उसी को थोड़ा सा समझना चाहूंगी। पहले आपने कहा था कि इनकी बिकवाली कम हो रही है, फिर हमने कल देखा कि ट्रिपल डिजिट में इन्होंने खरीदारी की है जी। क्या माना जाए, इनका कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वो लिए? कैश और फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स मिला के कुल मिला के 2000 करोड़ की खरीदारी एफआईआईस की है। इंडेक्स में 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, तो नंबर्स अच्छे हैं। और साथ में लोकल फंड ने भी 125 करोड़ की खरीदारी की है, बिकवाली नहीं की है। तो ओवरऑल नंबर्स, इससे ज़्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीद रखना भी ठीक नहीं ठीक है ना। अब जिस तरह के मूड माहौल में इतना ले रहे हैं वो भी कम नहीं है। बट ये है कि अब एक चीज़ क्या होता है कि खरीदारी 2 तरह से होती है, एक मजबूरी की, दूसरी मजबूती की। हाँ, तो ये मजबूरी वाली खरीदारी है। अच्छा। कि आपको शॉर्ट तो काटने पड़ेंगे, बहुत बेच के बैठे हो, ग्लोबल ठीक हो गया, थोड़ा यहाँ कुछ अच्छा हो गया तो क्या करोगे। सो ये मजबूरी वाली खरीदारी थी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में घट गया है। मजबूती वाली खरीदारी आनी बाकी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मजबूती वाली खरीदारी आने के संकेत आपको आ जाएंगे। आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो आज बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी, तो आज वीकली एक्सपायरी में कैश की खरीदारी से ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट होगा। ये गुरुवार नहीं, अगर शुक्रवार है तो आपको बाइंग चाहिए, लेकिन गुरुवार को शॉर्ट कवरिंग से भी काम चल जाए। जो ऑप्शन में मंदी करके बैठे हैं, चाहे उन्होंने पुट खरीदा हो चाहे कॉल बेचे हो, तो बैकफुट पे है ना, आज लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सो इसलिए आज जो आपको सहारा मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का। सो हो सकता है आज के नंबर आपको बड़े ना दिखे। अच्छा। अगर बड़े ना भी दिखे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कल के नंबर्स बड़े चाहिए। शुक्रवार का सेशन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 लिहाज से। एक, वहाँ फ्रेश खरीदारी का नंबर चाहिए, दूसरा वीकली क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। सो आई थिंक, बट आज के लिए तो वी आर डन। कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा गैप से खुलने के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल पे आएगी, आनी भी चाहिए। स्पीड बहुत ज़्यादा न रहे बढ़ने की, वो भी ठीक है। बट ओवरऑल एफआईआईस की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी देखिए, आज की स्ट्रेटजी में कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेटजी थोड़ी सी लंबी भी है। पहली चीज़ तो है कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों में जो नरमी आई है, उसका पहला सपोर्ट हमें मिलेगा। ठीक है। दूसरा, जो हम बात कर चुके हैं, एफआईआईस की बिकवाली रुकने का ये भी संकेत आ गया, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा, अमेरिका से मार्केट से भी अच्छे संकेत। तो आपके पास ये 3 इक्के हो गए हाथ में। ठीक है सर। बैंक निफ्टी की तरफ से कल पहले ब्रेकआउट के संकेत आए हैं, 44,200 के ऊपर निकलने पर। और कल आपको याद होगा, इसलिए मैं बोल रहा, हमको बैंक निफ्टी पे लंबा स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है, सही बात है, छोटा ही रखना है। कायदे से 44,600 होता है, लेकिन मैं 44,200 ही रखूंगा बोला था। आफ्टरनून सेशन में ही उसके संकेत भी और 44,600 पार भी नहीं हुआ, अगर 44,525 पे जाके रुक गया। हाँ, सो अपने कहाँ छोटा स्टॉप लॉस रखना है, ये भी कला है। True. किस दिन छोटा रखना है, किस दिन बड़ा रखना है। अगर यही रेंज को टेस्ट करके वापस नीचे आ जाता, वैसा होता तो हम बड़ा रखते। लेकिन दिख रहा है कि लीडरशिप यही लेगा, और जब यही लीडरशिप लेगा तो आपको बड़ा नहीं छोटा स्टॉप लॉस रखना है। तो कल का स्टॉप लॉस आपका तो अमेरिका बैंक निफ्टी से थोड़ा आपके ब्रेकआउट के। अब 2-3 लेवल आपको दे रहा हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी है उसमें। 19,250, 19,325 ये अब निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। और कुछ 1-2 बढ़िया ऊपर के लेवल पार हो जाए तो मान लीजिएगा ये आपका बॉटम। cool. ठीक है। बैंक निफ्टी 43,600, 43,800 बॉटम। ठीक है। ये आसानी से टूटने वाला है नहीं, बहुत जोर लगाना पड़ेगा अब आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ये टूटेगा। मतलब इसके लिए कुछ वो 3 सिग्मा इवेंट काइंड ऑफ, मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ बहुत खराब आ जाए तब तो अलग बात है, बाकी नहीं जाएगा। ठीक है। ऊपर, अब तो अभी तक तो रोज नीचे की बात करते हैं, अब तो ऊपर की भी करनी पड़ेगी। अब ऊपर में आपके लिए 2 लेवल है जहां पहुंचने की कोशिश बाजार करेगा, ये नोट कर लीजिए। निफ्टी, ठीक है, 19,600, 19,800 ये निफ्टी का अगला टारगेट इस रेंज में। इस रेंज में मल्टीपल रुकावट है। 600, 650 की रेंज में पहली रुकावट है, 700, 775 की रेंज में दूसरी रुकावट है। तो 19,600 से 19,800 की रेंज में पहुंच के कहीं न कहीं बाजार को रुकना। जो टाइम पास हमने 19,300, 400 के आसपास किया ना, अगला टाइम पास का रेंज ये बनेगा। ओके।
टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। देखो ऐसा ऐसा सोचना भी गलत है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, इसके लिए हम भी 20,000 हो जाए, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। हाँ 20 नहीं, हाँ तो रुक रुक के जाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ वही ठीक है, ठीक है। हाँ। क्यों भागना है, क्या करना है, क्या आपको 100 मीटर थोड़ी दौड़ना है कि तेजी से भागो, मैराथन दौड़ना है। हाँ आप तो दौड़ती ना, आप कौन सी वाली दौड़ती? सर अभी तक 10 तक है। 10 किलोमीटर दौड़ लेती हैं? थोड़ी बहुत दौड़ ऑफिस में भी लगाया करें। हाँ, लेकिन मुझे खाली दौड़ना ही नहीं आता बस, मतलब मुझे आप वॉक और दौड़ना नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे योगा कितना भी करवा लो, तो योग तो मेरे को वही मुझसे वही मुझे दौड़ा नहीं जाता। कंप्लीट वेलनेस है वो तो। पता नहीं, मतलब मैं कब बचपन में तो खैर मैंने बहुत दौड़ लगाई, लेकिन अब वॉक तो बड़ा बोरिंग नहीं होता ऐसा वॉक करना? आई डोंट नो, आई लव वॉकिंग। अच्छा वो ओके, पता नहीं मुझे ढंग की कंपनी नहीं मिली होगी कभी। ओके चलिए, सो कुल मिलाकर निफ्टी पर ये दोनों आपके 19,600 19,800 की रेंज अगला टारगेट, और बैंक निफ्टी पर 44,800 45,000 ये बैंक निफ्टी पर अगला आपका टारगेट बनेगा। यहाँ तक जाने की कोशिश है, और बैंक निफ्टी को भी रुकना अटकना तो इसी रेंज में अटकना है, ठीक है, और निफ्टी को भी रुकना अटकना तो इसी रेंज में अटकना है। ठीक है, चलिए तो मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। सर ने जो यहाँ पर बॉटम आउट के या मजबूत सपोर्ट के लेवल्स बताए 19,250 से 325, इस पर ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल होगी 43,600 से 800, ये अब मुश्किल से टूटेगा ये लेवल, उस पर नजर रखनी है। एंड ऑफ कोर्स ऊपर के टारगेट भी आपके सामने आ गए हैं। सर संकेत अब आगे। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है, और ट्रेंड है न्यूट्रल। ठीक है, चलिए निफ्टी पर एक ही सपोर्ट जोन है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, अगर आता है वापस तो 19,365 19,425 ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर की तरफ 19,500 565 इस रेंज में खुल के थोड़ा टाइम पास करेंगे, बाहर निकले तो 19,600 से 650 अगला टारगेट बनेगा, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी 44,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आज के लिए, जहां से आपने ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे जाने की चांस कम है, इसलिए मैंने एक ही रेंज दी है। और ऊपर की तरफ 44,275 44,875 ये हायर जो है जिस पर आपको फोकस करना है। पहले इस रेंज में जाएंगे, इस रेंज में देखेंगे और कितनी ताकत बनती है, पार करके निकले तो 44,925 45,075 ये वो आपके लिए टारगेट ऊपर के बनते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी पर। सर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन में हाँ पीसीआर वगैरह कोई खास नहीं, निफ्टी का पीसीआर 1.05 कंफर्टेबल है, बैंक निफ्टी थोड़ा बढ़कर आया है 1.27, बट अभी भी कोई ओवरबॉट नहीं है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़ी है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी पर थोड़े से मैंने स्टॉप लॉसेस रिवाइज किए, इंट्राडे 19,350 से क्लोजिंग अभी भी 19,300 ही रहेगा, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे ऊपर किया है 44,200 और क्लोजिंग 44,000, तो थोड़े स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ खींचे हैं आपके लिए। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस कल वाला ही है, क्योंकि कल वाला निफ्टी पर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, और वो है 19,550 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। और बैंक निफ्टी पर आज स्टॉप लॉस होगा आपका 44,625 का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी एक ही, सो इंट्राडे का तो खुलते ट्रिगर हो जाएगा, क्लोजिंग का लेट्स सी। ओके सर, नई पोजीशंस खरीदा निफ्टी 19,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 19,500 535 दो छोटे टारगेट है, 565 602 मीडियम टारगेट है, 625 650 और बहुत हो गया, ज़्यादा हमें बुलिश फीलिंग आ गई तो 700 तक के टारगेट आपके लिए, जो कि दूर की कोड़ी है जिसे आप कह सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप और आपका शॉर्ट करने का मन ही है, तो ट्राई कीजिए, आप 19,565 के आसपास रिव्यू कीजिए, वहाँ पर खुलने के संकेत है 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन खुलते ही नहीं, कितनी शॉर्ट कवरिंग आती है, कितना क्या है, आप आराम से देखिए, जितना 19,650 के आसपास बेच पाएंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए होगा फेवरेबल। स्टॉप लॉस बनेगा 19,725 का, टारगेट जो बनेंगे 19,535 502 छोटे टारगेट, 475 445 दो मीडियम टारगेट, 425 और 400 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली बी। सर बैंक निफ्टी न्यू पोजीशन खरीदना है 44,200 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेगा 44,600 575 625 दो छोटे टारगेट, इसमें टारगेट थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि 45,000 तक बहुत सारे टारगेट निकल कर आते हैं, थोड़े थोड़े बीच बीच में, क्योंकि ये पूरा 44 से 45,000 की रेंज में हमने खूब टाइम पास किया, पूरा महीना निकाला, इसलिए टारगेट ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा काम किया है, काम मैंने उतना ही किया है। तो 625 775 दो छोटे टारगेट हैं, 775 825 दो मीडियम टारगेट है, 44,875 44,925 और 44,975 ये आपके बड़े टारगेट। सेल करेंगे सर? बिल्कुल सेल करना चाहें, जिनको करना है वो तो करेगा, कोई न कोई तो करेगा ही, तभी तो सौदा होगा। सो जिसको करना ही है
भाई देखो क्या है, करना नहीं करना आपकी मर्जी, अगर जिसको करना है उसको गाइडेंस मैं दे सकता हूँ। आप 44,800 के आसपास से मूड बनाए, जितना 45,000 के आसपास बेचेंगे उतना आप सेफ हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल बनेगा। 45,200 का दूर का स्टॉप लॉस है, यही लगाना है, नहीं लगा पाए तो मत बेचो। अच्छा, हाँ, स्टॉप लॉस इसमें छेड़छाड़ नहीं, यहीं पे लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 44,725, 625 दो छोटे टारगेट हैं, 44,575, 525 के दो मीडियम टारगेट है, 44,475, 44,400 तक के टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं आप ऊपर के लेवल पे। ठीक है सर, एफएनओ बैंक का डेटा दे देती हूँ। यहाँ पर नई एंट्री जो हुई है वो सन टीवी की हुई है। बैन में ऑलरेडी हम देख रहे हैं बीएचईएल, एस्कॉर्ट्स, मेट्रोपोलिस, डेल्टा कॉर्प, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, आईबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स, मन्नापुरम और पीएनबी है। और बैन से बाहर हुआ है सेल और जील, जिसका जिक्र हम क्लोजिंग के वक्त भी कर रहे थे। सर अब एफएनओ डेटा सर, एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 19,500। 1,40,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 19,500 पर। 19,500 के ऊपर खुल के आप टिकेंगे, 19,535 के आसपास खुलेंगे। वहाँ खुलने के बाद आप टाइम पास करेंगे, डटे रहे टिके रहे तो फिर शॉर्ट कवरिंग धीमे धीमे आना शुरू होगी। क्यों होगी वो बताता हूँ नेहा। देखिए सिर्फ 19,500 की समस्या नहीं है, जहाँ 1,40,00,000 शेयर है, समस्या 19,450 की भी 1 करोड़ शेयर है, 19,400 पे 90 लाख शेयर है। सो बड़ा बड़ा आप देखें तो करीबन 3.25 करोड़ शेयर आपके 3.25 करोड़ कॉल राइटर स्ट्रैप होंगे आज। इसलिए शॉर्ट कवरिंग, आज शॉर्ट कवरिंग, राइट, आज पूरा खेल शॉर्ट कवरिंग का है। कॉल राइटर फंसे, 19,400 वाला फंस गया, 19,450 फंस गया, 19,500 फंसने को तैयार है। कल पूरा संकेत दे रहा था लेकिन नहीं काटना भैया, हमें हम तो देखेंगे कट जाएंगे लेकिन काटेंगे नहीं, वो वाला हाल है। तो अब आज ये समस्या है, तो निफ्टी में शॉर्ट्स कटे नहीं है और आज कटेंगे, इसलिए 19,565, 19,600 तक जाने की कोशिश एक बार हो सकती है। नो डाउट 19,300, 250, 300 जिसने देखा है कि 19,550, 600 देखेगा तो प्रॉफिट भी बुक करेगा। लॉन्ग ट्रेडर का भी पैसा तभी बनता है जो प्रॉफिट बुक करता है, बट फिर भी एक बार तो फर्स्ट हाफ तो शॉर्ट कवरिंग होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा लेवल है। बैंक निफ्टी में फॉर ए चेंज इतनी शॉर्ट नहीं है, वहाँ समझदार लोग हैं। कल कट गए ना 44,200 के ऊपर कल कट गए, तो बैंक निफ्टी में 44,500 पे 45 लाख शेयर है, अब ये तो कटेंगे आज। 44,600 वाला 20 लाख शेयर है, वो भी कटेगा। तो आज ऊपर खुलेंगे आप 44,600 के ऊपर, 100% 44,625 के ऊपर खुलेंगे, वहां से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तो आपका बेस 44,400-500 बन जाएगा बैंक निफ्टी पे। शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा, लेकिन निफ्टी में ज्यादा है। अच्छा, उससे निफ्टी में कल कटे नहीं, निफ्टी वालों को आज कटना है, बैंक निफ्टी वाले कल आधे कट गए, आधे आज। हाँ, बैंक निफ्टी वाले कल काफी निपट गए, जो समझदार डिसिप्लिन ट्रेडर्स है ना, उन्होंने कल काट लिया। नाइस, वेरी नाइस, डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो आज बाकी के इनकी बैंड बजेगी। ओके, चलिए ये तो हमने सारी डिटेल्स दे दी, लेकिन सर स्टॉक ऑफ द डे। ओके, तो बिगुल सर के लिए स्टॉक ऑफ द डे का सर कहाँ फोकस है सर? कोफोर्ज फ्यूचर्स बेचने की राय, अगर बड़ा गैप न मिले तो आप यहाँ पर बेच सकते हैं। 5,000 के लेवल का स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स का। टारगेट जो बनेंगे 4,715, 4,670 और 4,605 के, ये 3 टारगेट मिनिमम है। बेरिंग्स पी जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, जो इनके प्रमोटर भी, जिन्होंने एनआईटी टेक के प्रमोटर से हिस्सेदारी खरीदी थी, अब ये बेच कर निकल रहे हैं। करीबन 26.5 पौने 27% इनके पास हिस्सेदारी पूरी बेच रहे हैं। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आमतौर पर बड़ी बिक वाली होती है, बड़ी स्टेक बिकती है तो लोगों को लगता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो गया, खत्म हो गया काउंटर पर, ठीक है, तो लेना चाहिए, यहाँ से बढ़ेंगे। मैं इसमें आपको अलग राय दूंगा। अच्छा, खरीदने की बिल्कुल हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। ओके, कोई जल्दी नहीं कि मुझे लेना है, क्योंकि दो चीज़ें, एक तो अगर बड़ी बिकवाली हो रही है तो बड़ी बिकवाली जो हो रही है वो कोई बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के पास नहीं जा रही। ऐसा नहीं कि माइंट्री को कोई LTI खरीद रहा है, ये स्टेक मार्केट में बिक रही है। करेक्ट, तो कोई स्ट्रेटेजिकली स्टेक नहीं खरीद रहा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके खरीद रहे हैं। ठीक है, सो ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, जिसको जितनी चाहिए मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है, तो अब आपको सेकेंडरी मार्केट से और लेने की जरूरत क्या है? 27% स्टेक मार्केट में बिक रहा, तो आपको जिसको जितना चाहिए ले लो ना। या तो क्या होता है कि अगर ये भी किसी और एक कंपनी को ऐसे पकड़ के पूरी स्टेक वहां टिका देते, चलो भी जी कंपनी तुम्हारी। कैसे LTI माइंट्री को लेने के लिए कश्मकश चल रही थी, चली ना लंबे समय तक, लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, मई 2019 में इन्होंने खरीदा था, कितने में? 1,394 रुपये, 1,400 में। 3.25 साढ़े 3 गुना पैसा कर रहे हैं, 3.25 गुना, 3 गुना तो मान ही लो। 4,500 में भी डील होती है, 1,400 का 4,500, कितने? 3.5 साल में। करेक्ट,
3 times 19 से 23 में। तो भाई यही बनाए पैसा, बाकी नहीं बनाए तो कोई क्यों खरीदे? तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग कूद जाते हैं ना, अच्छा 27 बिक गया, ले लेते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं है खरीदना। उल्टा ऊपर आए तो आपको थोड़ी सप्लाई करने का, देने का सोचना चाहिए, ये माइंड पे। तो अगर कोई बड़ा कंपनी, कोई बड़ी IT कंपनी इसको लेने का सोचती, कोई PE इन्वेस्टर इनको एग्जिट दे के खुद आता, तब तो लगा गाँव में आप माल बेच रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया, ओके नहीं लेना। ठीक है। अच्छा सर, IPOs भी ओके तो बिल्कुल ये है। लेकिन आगे बढ़े, हम डिस्कशन करें, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े। उससे पहले एक बहुत 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 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और वो हमारे साथ में ऐसा व्यक्तित्व शामिल हो रहा है जिसे देखना सुनना आप इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान को सबसे गौरव के पल देने वाले इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सोमनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, इसरो की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ। मैं मतलब बधाई तो शब्द छोटा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सर। जो पल आपने हिंदुस्तान को दिए, पूरे विश्व को दिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। सर अब ये बताएं कि जिस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग हुई चांद पर, सबसे पहले उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? राहत की सांस ली, खुशी के पल थे, क्या महसूस किया आपने? हम जो चाहा वक्त हुआ, तो इसलिए हम बहुत खुशी हुआ और सब एक्साइटेड है। इसके बाद हम तो जो सीख रहे हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि उसे कर सकें, तो यही हमारा प्रयत्न है आज। हेलो जी सर जी। ओके अब ये दो एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही है। तो फ्रॉम अगले दिनों में 10-12 दिनों में हम ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। हमको समय कुछ कमी है, तो चांद में दिन तो सिर्फ 40 दिन तो रहेगा, 11 दिन तो रहेगा। तो इसी समय में हमको जो करना चाहता है तो करना है, तो 24 आवर्स काम करना है। तो इसी में हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं बस सर, ये तो आपके कई सालों की मेहनत है पूरी इसरो की, आपके, जिसके दम पर ये हुआ। हम तो उस क्षण को महसूस कर रहे हैं, उस पल को महसूस कर रहे हैं जब ये बड़ा गौरव हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो लंबी मेहनत है उसकी कहानी अलग है। ये बताएं सर, अब जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की, सारे देशवासियों की, दुनिया की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ गई है, इसरो से बढ़ गई है कि और नया क्या कर सकते हैं। अब नए प्लान्स क्या हैं इसरो के? उसके बारे में हम अगले दिन बोलेंगे, अब उसका समय नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ तो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने बोला था ना, मिशन आदित्य के बारे में, गगनयान के बारे में, तो इसी में हम काम करते रहते हैं। जी सर, एक चीज जो है ना पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किस तरह से आज मतलब हॉलीवुड में मूवीज बनती है, बॉलीवुड में मूवीज बनती है, वो कहीं ज्यादा महंगी होती है, और इसरो वाकई में जो आप रियल हीरो है, रील वाले हीरो नहीं, इतना बड़ा काम इतने कम पैसे में कर लेते हैं, ये कमाल कैसे? ये कमाल तो हमारा भारतीय टेक्नोलॉजी है। हम जो करते हैं तो ये कोर्स के बारे में हम कई सोच विचार करते हैं, कैसे ये कर सकूं। ये कुछ छोटे से एक्सपेंडिचर में इसी हमारा एक मुद्दा है। हम सरकारी काम कर रही है, तो इसलिए हमको मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका, हम सबका पैसा है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ अधिक सोच विचार करते हैं। हमारे मॉडल तो कम ही करते हैं, हमारे इंजीनियर्स तो सिमुलेशन करते हैं, और टेस्ट हार्डवेयर तो कुछ न कुछ जो हमारे पास है उसके हम ये काम करने का प्रयत्न करते हैं। इसी सबके कारण हमारा एक्सपेंडिचर तो कम होते हैं। जी सर, साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग हुई है और बड़ा मुश्किल काम रहा होगा क्योंकि वहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी है। ये बताएं सर कि 2019 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या कुछ इसरो ने अपने प्लान को चेंज किया, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और इसमें सफलता मिली है? हमने स्ट्रैटेजी को नहीं चेंज किया। हम तो जो किया था ताकि तो चंद्रयान 2 पर क्या गलती हुआ तो उसको हमने करेक्ट किया। इसके बाद और लैंडर को रगड़ बनाया और कोई अधिक कोई फंक्शनैलिटीज हमने इसमें डाल दिया। हमारा एल्गोरिथम्स तो स्ट्रॉन्ग किया, तो इसलिए इसी तरफ हमको सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते। सर, साउथ पोल पर जाने का क्या फायदा होगा? किस तरह की रिसर्च आप करने की सोच रहे हैं?
इसके बारे में हम और हाँ, कुछ हम ठीक। बातचीत करेंगे। ठीक बात है सर। एक लास्ट सवाल आपसे, मुझे एक लास्ट सवाल एक पूछना सर जरूरी, एक लास्ट सवाल। कल पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही थी जब ये लैंड हुआ, आप सब लोग इतने सिंपल, इतने सादे नज़र आते हैं, कहीं कोई ऐसा शो ऑफ दिखावा नहीं, इतना बड़ा होने के बाद इतना सिंपल रहना कैसे करते हैं सर आप? हम सिंपल है, हम सभी लोग जो इसरो में काम करते हैं सरकारी लोग हैं, तो हम तो इंस्पायर्ड है, हमको और नेशन के लिए काम करने की तो इच्छा है। तो जो हमारे साथ है वो सब इस सिर्फ एक आइडिया में जुड़ा है, तो इसलिए हम तो सिंपल सी रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सैल्यूट है, सलाम है, प्रणाम है। जो कुछ आपने किया है, देश का सीना आपने गर्व से चौड़ा किया है, नाम किया है पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। एस सोमनाथ साहब, चेयरमैन इसरो, आज सुबह सुबह बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हमारे जी बिजनेस के दर्शकों के लिए भी है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि उन्होंने समय निकालकर हमसे बात की। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए उनसे बात करके। ये देश के असली हीरो है। सही बात है, सही मायने में, एंड व्हाट अ सिंपलिसिटी। अच्छा सर, आपने स्टॉक ऑफ द डे का जिक्र किया, जो नया आईपीओ है विष्णु प्रकाश शार पुंगलिया 9 बजे, क्योंकि अब हम इंटरव्यू भी कर चुके, थोड़ा सा हम लेट हुए, तो फटाफट एक बार जल्दी से खबरों वाले शेयर और वगैरह सारे स्टॉक से न्यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सर, और हमारी टीम भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। नुपुर, अरमान, आशीष जुड़ चुके हैं। नुपुर, मॉर्निंग, शुरुआत आपके साथ करेंगे, बताइए ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ है एक्शन? बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग हुई थी उसके आज मिनट्स आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे नजर रहने वाली यूनियन बैंक पे आपको फोकस करना है। क्यूआईबी इशू के से जो फंड जुटाने वाला है बैंक, उसकी इशू प्राइस आज आने वाली है, उसके लिए बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पे भी रहेगा फोकस। कंट्रोल प्रिंट, जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज से ओपन हो जाएगी। करीबन 3.5 लाख शेयर इसमें दिए जाएंगे टेंडर ऑफर के जरिए 800 के भाव पर, और 30 अगस्त तक ये ओपन रहने वाला है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। अदानी ट्रांसमिशन पर भी रखेगा नज़र, क्योंकि इसका नाम अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो जाएगा। पिरामल फार्मा, जहाँ पे करीबन 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स राइट बेसिस पर लिस्ट होने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है पिरामल फार्मा के लिए। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। डिविडेंड एडजस्टमेंट आज आपको नजर आएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 15 रुपये का, एचईजी में करीबन 42.5 रुपीज़ का डिविडेंड एडजस्टमेंट दिखेगा। मोंटे कार्लो में भी 20 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज होते हुए नजर आएगा। टीवीएस होल्डिंग्स पर भी रखेगा नजर, क्योंकि कंपनी जो अपना बिजनेस डीमर्ज करने वाली है सुंदरम क्लेटन डीसीडी लिमिटेड में, वो उसकी आज एक्स डेट है, और फिर स्टॉक T2T सेगमेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। काफ़ी सारे आईपीओ, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। आज इसका आखिरी दिन है, करीबन 351 करोड़ की इसकी साइज़ है। अब तक देखें तो करीबन 21 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में 17.5 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आएगा। आज ओपन होने वाला है विष्णु प्रकाश शार पुंगलिया का आईपीओ, 28 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपीज़ की है। 309 करोड़ का इशू साइज है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू ही है। ये कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 92 करोड़ रुपीस जुटाए, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और सॉलिटेयर जनरल जैसे आपको नाम दिखेंगे, तो काफ़ी कुछ है आईपीओ मार्केट से। ओके, चलिए अरमान, मॉर्निंग, अब आपकी बारी आती, बताइए खबरों के दम पर और कहाँ कहाँ एक्शन आज देखने को मिलेगा? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजे अगर आप देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, जहां पर वो फिस्कल ईयर उनका जो जुलाई से जून का फॉलो करते हैं, वहां पर नतीजे आते हुए देखें। Q4 के आय लगभग 1.6% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको गिरावट दिखेगी, 19.9% से कम होकर मार्जिन जो है लगभग 15% के आसपास आते हुए दिखे। मुनाफे में भी आपको 27% के आसपास की गिरावट दिखेगी। टोरेंट फार्मा, यहाँ पर US FDA ने कंपनी के दहेज फैसिलिटी का जो है इंस्पेक्शन पूरा किया है, और ये जो है इंस्पेक्शन के बाद अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR जो है वो जारी करते हुए दिखे हैं। अगर कुछ समय पहले अगर आप देखें तो 17 से 25 मई के बीच US FDA ने दहेज फैसिलिटी में फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो है वो जारी की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में QIA, जो कि अगर आप बात करें कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग माफ़ कीजिएगा 8,280 करोड़ के आसपास का निवेश करेंगे, और लगभग अगर आप वो देखें 1% हिस्सेदारी के लिए जो है वो निवेश करते हुए दिखेंगे। वेस्कॉन इंजीनियर्स, यहाँ पर कंपनी को बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से लगभग 606 करोड़ का जो है ऑर्डर के लिए LOA मिलता हुआ दिखा है। TVS मोटर्स, कंपनी ने 2 व्हीलर EV स्कूटर TVS X जो है वो लॉन्च किया है। और अंत में बल्ड डील्स की बात करें तो अतुल ऑटो सोसाइटी जनरल ने लगभग 1.4 लाख शेयर्स लगभग 409
410 के आसपास के भाव पर खरीदे हैं। और पनेशिया बायोटेक की बात करें तो वहां पर पब्लिक शेयर होल्डर सीरम इंस्टीट्यूट ने लगभग 5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी जो है 6.97% से कम होकर 6.16% हो गई। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनमें आज एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। बढ़ते हैं आगे एफआईआर की तरफ। आशीष, मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए, बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पर कहाँ से और कौन सी आ रही हैं? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, आज ज़्यादा रिपोर्ट्स है नहीं मेरे पास, तो एक ही बार में सारी रिपोर्ट्स बता दूंगा आपको। पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, जहाँ पर अगर आप देखें तो रोज़ लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज भी देखिए जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2522 का भाव चल रहा, भी 3040 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे 2950 रुपये के लक्ष्य के लिए, और सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2750 रुपये के लक्ष्य के लिए। सन फार्मा ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो रडार पर रख सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिला है। तो जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1124 रुपये का भाव है, 1260 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। वही जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1310 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोमेरा जेफरीज से थोड़े से ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 1313 रुपये का टारगेट दिया है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1275 रुपये का लक्ष्य है। और HSBC अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1275 रुपये के लक्ष्य। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस कोर्ट की तरफ से जो रूलिंग आई है, इसके बाद हमने देखा है कि सन फार्मा पर ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप देखें तो सभी जो टारगेट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे है, और मोर और लेस अगर आप देखें तो ठीक ठाक टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, यहाँ पर भी नजर रखनी है। जेफरीज ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2070 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 2498 रुपये के ऊपर। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। ये मान रहे कि पहली तिमाही में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी जो टेलविंड्स थी, इसका फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन आगे जाके मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो कंपटीशन कंसर्न जो है वो लगातार बने हुए हैं, और इस सेक्टर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसके चलते यहाँ पर इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2070 रुपये का टारगेट दिया है, भाव चल रहा है 2498 रुपये का। एशियन पेंट्स ये स्टॉक भी रडार पर रखेगा। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3170 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। टारगेट दिया उन्होंने 3500 रुपये का। वहीं अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 8162 रुपये का भाव चल रहा है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दिया उन्होंने 7355 रुपये का। एक स्टॉक ऐसा है जहां पर भरपूर एक्शन है, हमने काफ़ी सही टाइम पर आइडेंटिफाई किया था। पेटीएम, यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की तरफ से, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है, और कवरेज की शुरुआत हुई है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 905 रुपये का भाव चल रहा है, और टारगेट अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी के बाद अभी भी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 1100 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है, और ये मान रहे हैं कि एक अर्ली साइन जहाँ पर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इनका, वहाँ पर ग्रोथ के देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो EPS के जो अनुमान है वो भी इनकी तरफ से FY25 के लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट की जो वॉल्यूम होगी, ग्रोथ होगी, मार्केट शेयर होगी FY26 तक, वो करीब 4% के आसपास का एक्सपेक्टेशंस है। तो काफ़ी बढ़िया पेटीएम पर रिपोर्ट यहाँ पर बर्नस्टीन की तरफ से आई है, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 1100 रुपये का टारगेट दिया है। स्टॉक में आज आपको एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अंत में SBI का, जहाँ पर बर्नस्टीन ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 840 रुपये, टारगेट उन्होंने दिया 650 रुपये का, और ये स्टॉक भी रडार पर रखेंगे। ओके, तो ये है दमदार रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग सुमित जी, शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाय का स्टॉक ही रडार पर है। जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है मारुति। मारुति के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। मारुति चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे करके ये तेजी दिखा रहा है, और अब ये यहाँ से ऊपर का मूव कंटिन्यू करना चाहिए। 9550, 9600 के आसपास इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 9400 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 98, 9800, 9900 ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और ओवरऑल इस बार मुझे लगता है 10,000 का लेवल ये ऊपर में क्रॉस कर सकता है। तो खरीदारी करना है 9400 के स्टॉप लॉस से 9800 से लेकर 9900 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है मारुति पर खरीदारी करने की राय। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीप। देखा नहीं अनिल जी, फिर लेट हो गया हूँ। दीप आज तो दीप है, अनिल जी। आज तो दीप है ना? नहीं अनिल जी,
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग कुणाल जी, गुड मॉर्निंग को पैनलिस्ट। अनिल जी मेरे को तो अनिल जी आप पसंद है। अनिल जी आपने पूछा कि क्या पसंद है तो आप पसंद है, और हंसी से पता चल रहा है दीपनी नया जी है। क्या मैं मिस करिए, क्या बोला बंसल जी? आपने पूछा अनिल जी क्या पसंद है। अनिल जी मुझे तो देखिए अनिल जी आप पसंद है। अनिल जी देखिए आज इसरो की बात हो रही है तो मुझे बचपन में प्राइमरी स्कूल के टीचर याद आ रहे हैं जो बोलते थे कि यार आप उस रो में, कुणाल जी वाली उस रो में मत बैठिए, इस रो में बैठिए जिस रो में अनिल जी जैसे लोग बैठे हैं। अनिल जी तो मुझे आप पसंद है अनिल जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा फेडरल बैंक। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल हमारे मित्र बागले जी ने भी इसको कवर करा था, और यहाँ पे खास बात क्या है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी अनिल जी 2 क्वार्टर पहले, नतीजों में अच्छे क्वार्टर्स के बाद सेल ऑफ हुआ था, अच्छे नतीजों के बाद। तो 2 क्वार्टर पहले की जो नतीजे थे उस पिवट को इसने क्रैक करा है, 141 के अराउंड चल रहा है। तो आज कल का हिसाब किताब ना बनाएं, 130 रुपए का स्टॉप लॉस डिलीवरी में बाय करें अपनी क्षमता के अनुसार, 175 से 190 रुपए के टारगेट के लिए। ओके 190 के क्या बात है, 175 190 माफ कीजिएगा, बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या है पसंद? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी मुझे पसंद है जो कल हुआ। तो अनिल जी आप सबको, अनिल जी सारे देशवासियों को, जो लोग हमें सुन रहे हैं अनिल जी, सबको मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और अनिल जी मुझे लगता है कि हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं, तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा अनिल जी कितनी बड़ी उपलब्धि है ये पूरे देश के लिए। अनिल जी एक वाटरशेड मोमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी जैसे 60s में या 70s में जब यूएस ने चांद पर इंसान को भेजा था अनिल जी, हम बचपन से उसके किस्से सुनते आए हैं, तो अनिल जी उस प्रकार की उपलब्धि है। और उसके बाद यूएस जो है सुपर पावर हो गई, तो अनिल जी अब ये हमारे देश के लिए भी अनिल जी एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो अनिल जी बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि अनिल जी हमने अभी साक्षात अभी आपने इंटरव्यू लिया अनिल जी इसरो चीफ का। अनिल जी सुनकर अनिल जी बहुत खुशी हो रही है, और उसके लिए अनिल जी आपको विशेष धन्यवाद। बिल्कुल, और सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि जी बिजनेस के दर्शकों को हम सबसे पहले इसरो चीफ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम दिखा पाए, सुना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। वाकई में ऐसे ऐतिहासिक पल लाइफ में कभी कभार देखने को मिलते हैं जिसके कल आप और हम सब लोग साक्षी बने। बताइए सर, पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी बाजार में आएगी चंद्रयान रैली, और अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है एल&टी पर। एल&टी की भूमिका भी है ये जो कल जो सफलता मिली उसमें। तो एल&टी के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और कल के ट्रेड में हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा। मुझे लगता है कि एल&टी में खरीदारी करके चलें, 2685 पर स्टॉप लॉस रख लें, 2750 और 2802 टारगेट्स के लिए एल&टी में खरीदारी कराएं। एल&टी में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी की तरफ से। सेठी जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। पहले तो बिग सैल्यूट टू इसरो। बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल इंडियंस, और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया। और आज सुबह जो आपने इंटरव्यू किया इसरो चीफ का, जो अभी कुणाल जी भी जिक्र कर रहे थे, सुन के बहुत मजा आया। और उनकी जो एक डाउन टू अर्थ छवि या जो ह्यूमिलिटी देख के, इट्स लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। बाकी अनिल जी आज जो मेरी पिक्स है, 2 पिक्स है अनिल जी। और अनिल जी आज एक और इतिहास बन सकता है, जो चेस के फील्ड में आर प्रज्ञानंद जो बुरा है, आज हो सकता है वी कुड सी ग्रेट न्यूज फ्रॉम देयर आल्सो। तो अनिल जी आज जो 2 पिक्स है पिक ऑफ द डे के तौर पे, एक कैश मार्केट का स्टॉक भी है और एक F&O का स्टॉक है। और ये जो दोनों स्टॉक है ये फंडामेंटली टेक्निकली तो अच्छे ही है, आज सेंटिमेंटली भी ये दोनों पिक है। तो इसमें जो F&O वाला पिक है, नो प्राइस फॉर गेसिंग, ये अभी जो कुणाल जी ने डिस्कस किया, एल&टी पे मैं भी बुलिश हूं आज के लिए। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 2717 पे बंद हुआ, 2765 का आज का टारगेट, 2695 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो स्टॉक है कैश मार्केट का, अनिल जी आपसे उस पर आंसर चाहिएगा। अनिल जी ये आपके दिल के करीब है स्टॉक, और मुझे भी बहुत पसंद है। और इस स्टॉक को मैंने आपके जन्मदिन के दिन 2 जून को एज अ लॉन्ग टर्म पिक रिकमेंड किया हुआ। उस दिन 1885 के लेवल्स थे। अनिल जी स्टॉक का नाम बताइए। एमटार टेक्नोलॉजी। बिल्कुल अनिल जी, सही जवाब। वाह क्या बात है, सो जीनियस आई एम। बताएं सर। अनिल जी इतने ज्यादा क्लू देने की जरूरत भी थी, खाली कैश मार्केट का स्टॉक और सेंटिमेंटल पिक बोलने से भी हो जाता था। करेक्ट। तो इसमें भी आज खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है, और
ये लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स के लिए एक्सक्लूसिव सप्लायर है इसरो को, डीआरडीओ को, और इसका कंट्रीब्यूशन रहा है आज चंद्रयान 3 में। कल भी स्टॉक चला, बट आज भी तेजी करनी चाहिए। 2300 का आज का टारगेट है, 2190 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय, एल&टी और एम-टाटा। एल&टी का टारगेट आपने 3600 बोला है क्या सेठी साहब? नहीं, आज का टारगेट 2765 रुपए का। आज का 2765। हाँ, मैं वही समझा, मैंने कहा कि 3600 कहां से आ गए, इतने बुलिश तो आप न थे। ओके, एल&टी 2665 स्टॉप लॉस, 2765 टारगेट, और एम-टार 2190 स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट। ये राय सेठी साहब की।